कैसे प्रदेश में और आगे लेके जाए, हल्का स्तर तक का संगठन कैसे मई माह में पूरा कंप्लीट किया जाए, इसके ऊपर भी विचार विमर्श करने का काम किया। एक विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण है, पंजाब सरकार ने जिस प्रकार से बीबीएमबी की मैनेजमेंट को बंधक बनाया या बीबीएमबी में जो पानी का बंटवारा होना चाहिए था टेक्निकल कमेटी द्वारा, उसको लंबित रखते हुए हरियाणा का एडिशनल 4,500 क्यूसिक पानी रोकने का जो काम किया, ये निंदनीय है। 3 तारीख को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने चंडीगढ़ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। 9 दल प्रदेश के वहां पर मौजूद थे और 9 के 9 दलों ने एक सुर में हरियाणा प्रदेश सरकार का साथ देते हुए कहा था कि हरियाणा का हिस्से का पानी किसी भी मेथड से हमें लाना चाहिए, और जो हमारे आज के दिन लगभग 200 के आसपास वाटर वर्क्स खाली पड़े, उनको इमीडिएटली फुल कराना है। मुख्यमंत्री ने भी सबको यह आश्वस्त किया था कि वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से किसी प्रकार से भी प्रदेश के हित का पानी हम लाने का काम करें। और हैरानी की बात यह है कि 3 तारीख से आज 16 तारीख आ गई, 14 दिनों में ना तो माननीय मुख्यमंत्री ने देश के पावर मिनिस्टर जो कि बीबीएमबी के इंचार्ज हैं, मालिक हैं, उनसे बात करी, ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से समय लेने का काम किया, और कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया है आज उसमें भी पूरी तौर पर हरियाणा सरकार विफल है। आज जननायक जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11 सदस्य हमारी कमेटी बनकर पंजाब के, हरियाणा के राज्यपाल से समय लें और उनसे यही मांग करेगी कि पंजाब सरकार के इस कदम के खिलाफ एक्शन भी लिया जाए और जल्द हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मुहैया कराया जाए। दूसरा विषय, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी सरकार में गड़बड़ियां रिसेंटली हुई, शायद आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कैथल के अंदर 125 करोड़ की 4 एकड़ जमीन को कुछ अधिकारियों ने कोर्ट के किसी एक ऑर्डर को साथ लेते 12.5 करोड़ में बेचने का काम किया 2 प्राइवेट बिल्डरों, और इसके विरुद्ध जननायक जनता पार्टी के साथियों ने जिले के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन दिया था। और जब वो ज्ञापन इंक्वायरी और कैंसिलेशन ऑफ ऑक्शन का था तो हड़बड़ाहट में, क्योंकि मुख्यमंत्री की खुद की लोकसभा रही है कुरुक्षेत्र, आधी रात को सब रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी करनाल ने उस ऑक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। नल एंड वॉइड तो डिक्लेयर कर कर करोड़ों की एक जमीन को बचाने का काम किया, और दूसरे ओर पर जो लोग इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे, जिनने 125 करोड़ की जमीन 12.5 करोड़ में बेचने का काम किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी आज तक नहीं मुख्यमंत्री ने कराई। पार्टी की ओर से हम ये मांग भी करते हैं कि मुख्यमंत्री रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज द्वारा इस पूरे लैंड स्कैम की इंक्वायरी कराए। इसमें अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, कोई अधिकारी इन्वॉल्व है तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि वो जमीन जो 4 एकड़ थी वो डीसी ऑफिस के रिटायर्ड एम्प्लॉइज को उस समय आशियाना बनाने के लिए 1990 के दशक में अलॉट की, और उस जमीन को करंट गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए इतने सस्ते दाम में ऑक्शन करने का काम किया। जिन लोगों ने उस समय सोसाइटी में पैसे भरे थे
अगर वो 125 करोड़ की बिकती तो आज करोड़ों रुपए उनके परिवार को मिलते जिनका निधन हो चुका। मगर इन लोगों ने बंदरबाट करने के लिए चंडीगढ़ के किसी एक अखबार में उस ऑक्शन को डाला, और शायद हरियाणा की हिस्ट्री का पहला ऑक्शन होगा जो ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल डाला गया, कि जब कोई व्यक्ति फिजिकली उस ऑक्शन के लिए पेपर डालना है उस पर दबाव बनाया जाए और उस दबाव के अंदर कहीं ना कहीं अपने लोगों को फायदा हो जाए। इसमें कैथल के कई आला अधिकारी इन्वॉल्व हैं और हम ये मांग करते हैं कि इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री करने का काम करें। एक चीज जो हमारे लिए आज स्पेशल भी है कि आज से हरियाणा प्रदेश जननायक जनता पार्टी का कार्यालय, जहां आज आप बैठे हैं, इस ऑफिस को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इनॉग्रेट किया है और अब ये निर्णय लिया गया कि हर माह 5 तारीख और 20 तारीख को रेगुलर इस प्रदेश कार्यालय पर बैठकें भी होंगी और आने वाले समय में नए साथियों को पार्टी के साथ जोड़ा भी जाएगा। और कई ऐसे साथी आपने रिसेंटली देखा होगा जो लोग शायद चुनाव में किसी बात से दूर हो गए थे, वो घर वापस आ रहे हैं, उनको भी सम्मान के साथ पार्टी में जोड़ा जाएगा। इसके साथ जननायक जनता पार्टी ने एक निर्णय और लिया है कि आगामी 10 जून से और 10 जुलाई तक, क्योंकि अभी किसान फारिग हुआ है और फिर जीरी का समय आ जाएगा, 10 जून से 10 जुलाई तक प्रदेश के अंदर जब हल्का और जिला स्तर का संगठन अनाउंस हो जाएगा तो प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाने का भी काम करेंगे और प्रदेश भर के सभी 6,842 जो हमारे गांव हैं या 6300 जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें कार्यकर्ता जाकर नए पुराने साथियों को पार्टी का सदस्य बनाने का काम करेंगे। मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी निरंतर प्रदेश के हित में काम करती रही है और मुझे खुशी है कि जब तक जननायक जनता पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा थी प्रदेश में कभी वाटर क्राइसिस नहीं हमें झेलने पड़ी, पानी की सरप्लसनेस थी। महाराज मिसमैनेजमेंट है जिसका कारण है कि प्रदेश वाटर क्राइसिस में है। दूसरी ओर पर इस बार प्रोक्योरमेंट आप सब ने देखी और आज भी जब मैं रोहतक आया 3 आड़ती साथियों ने बताने का काम किया कि आज प्रोक्योरमेंट खत्म हुए 10 दिन से ऊपर हो चुके और 17 दिन पुरानी गेहूं की पेमेंट आज तक किसानों की पेंडिंग। और पेमेंट तो पेंडिंग है, पेमेंट के साथ साथ आड़तियों के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। जो फेलियर लिफ्टिंग का गवर्नमेंट कर रहा है वो अब आड़तियों पर डाला जा रहा है। ये दिखता है कि कमेरे किसान को किस तरीके से नई सरकार ने दबाने का भी काम किया है और मिसमैनेजमेंट के साथ साथ उन लोगों को प्रताड़ित करने का भी काम। तो आपके सवाल। एक बीजेपी ये बोल रही थी जब गठबंधन हुआ था आपका तो उन्होंने सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया था, आपके साथ कोई विचार नहीं? विचार तो सभी दलों के अलग है। अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा में अलायंस किया तो कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार बनाने के लिए किया था। और इसी बीजेपी जो आज हमारे साथ कह रही है इसने भी तो अलायंस किया था आम आदमी पार्टी। आज किसी दो सोच के दलों का अलायंस होता है तो कई जगह विचार मिलते हैं और कई जगह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत निर्णय लिए जाते हैं। हमने प्रदेश हित के लिए, प्रदेश के आम नागरिक के हित के लिए ये निर्णय लिए थे। एक कमेटी बनी थी, कमेटी के अंदर मैं आज
गर्व से कह सकता हूं, अगर 50% महिलाएं पंचायतों में बैठी है तो बीजेपी की बदौलत नहीं है, जननायक जनता पार्टी की बदौलत। आज 2 दिन में किसान के खाते में पैसा आता है, बीजेपी की बदौलत नहीं है। और तो और, आप तो सब बुद्धिजीवी हो, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक भूमि रोहतक है। हम सरकार में थे, 250 रुपए पेंशन तो बढ़ती थी। 1 अप्रैल चलेगी, नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, सैनी साहब से पूछो तो सरी क्यों नहीं बढ़ाए गए पैसे, 100 रुपए बढ़ा देते। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उनने, और उससे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, दोनों के वर्डिंग्स हैं कि आने वाले समय में पेंशन को आर्थिक आय से देखकर बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब तो 1 रुपया ना बढ़ाना, ये दर्शाता है कि इस देश में ना तो आर्थिक आय किसी की बढ़ी, ना महंगाई बढ़ी, इसीलिए सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आज हम प्रदेश में बात करते हैं, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ जननायक जनता पार्टी के वादों की वजह से 4.5 साल में हम पूरी कर पाए। और मैं तो आज आपसे पूछ लेता, आपकी पंचायतों की हालत तो देख के आओ, आप रिकॉर्ड निकाल लो। जब तक हम हिस्सा थे, ग्राम पंचायत को प्रति व्यक्ति 2000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से हमने स्टेट फंड से देने का काम किया। आज जिस गांव को 30 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, सैनी साहब उस गांव को 6 लाख रुपए भी अब तक नहीं देते। ये फेलियर है। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की वजह से 4.5 साल हम मिलकर चल पाए। आपको लगता है कि 250 रुपए नहीं बढ़ते अगर आप गठबंधन में नहीं होते? मैं तो 1000 रुपए बढ़वा गया, 250 क्यों? नहीं, हर साल की बात है। आज बढ़वा दो। आज तो मैं सरकार में छोटो, विधानसभा में भी नहीं हूं, विपक्ष में इनेलो भी है, विपक्ष में कांग्रेस भी है, निर्दलीय भी है। कोई एक आदमी विधानसभा में पेंशन के लिए बोला? अगर इनकी सोच होती तो लड़ाई लड़ते ना। बीजेपी की थी सोच 250 रुपए बढ़ाने की। अगर बीजेपी की सोच होती तो फिर हमारे जाने के बाद भी 250 बढ़ते। आपकी टर्म में आपके पास आबकारी डिपार्टमेंट, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी हमेशा ही कहती रही कि बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, उसकी जांच कहाँ करनी चाहिए? मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, विधानसभा के पटल में भी कहा है और आज भी कह देता हूँ, अगर कुछ हुआ होता तो आपको लगता मुझे छोड़ते? हमने तो रेवेन्यू बढ़ाया है। और आप अभी डाटा जो आया है, अगर 6000 करोड़ को 12000 करोड़ रुपया पहुंचा दिया, एक महकमे में नहीं, दोनों में। आप रेवेन्यू का डाटा उठा लो, एक्साइज का डाटा उठा लो, तो हमने जो सुधार लाने का काम किया था उसी वजह से। और ये जो लोग कहते हैं, मैं तो सरकार से बाहर हुए आज साल से ऊपर का समय हो गया, तो ये प्रूव क्यों नहीं कर पाए? मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व से ये बोल देता हूं, आप 4 कागज तो लाके बताओ कि स्कैम हुआ कहां। अगर कल से मैं आपको चोर बोलने लग जाऊं पब्लिकली, तो क्या आप चोर बन जाओगे? तथ्य तो होने चाहिए मेरे पास किसी पर आरोप लगाने के। प्रदेश में अगले रोहतक शिफ्ट करने की कोई खास वजह है क्या? देखिए, सेंट्रल हरियाणा है और बहुत लंबे समय से ये मांग रही है कि प्रदेश का कार्यालय चंडीगढ़ की बजाय प्रदेश में चलाया जाए और राष्ट्रीय कार्यालय चंडीगढ़ चलाया जाए, और उसको देखते हुए ये निर्णय लिया। और मुझे लगता है रोहतक सेंट्रलाइज्ड भी है और राजनीतिक तौर से भी सेंटर है, और इस बहाने आपसे भी लगातार मुलाकात होती रही। भाजपा यहाँ से दरअसल पंचकुला शिफ्ट करके, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा, आपने जिक्र किया कि जो नए साथी छोड़ के चले गए, उसमें से कितने लोग वापस आए हैं और क्या पार्टी का? अभी तो शुरुआत हुई है, तो इसका आंकड़े और नंबर तो मैं नहीं दे सकता, मगर मैं ये मानता हूँ ये शुरुआत अच्छी है। और बहुत से ऐसे लोग थे जो विधानसभा चुनाव में भटके और भटकाया गया, किसी अलग अलग दबाव में भटकाया गया। आज वो लोग समझते भी हैं, पीड़ित भी हैं, दिल से दुखी भी हैं, और वो वापिस आना चाहते हैं। और हमें खुशी है कि वो साथी वापिस आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ताकत मिलेगी।
पार्टी का काली भेड़ अलग है। काली भेड़ वो लोग हैं जो संगठन को नुकसान पहुंचा कर गए। ये लोग तो वो लोग हैं कार्यकर्ता तौर पर जिनको भ्रमित किया गया, जिन सीटों पर हम नहीं लड़े वहां भ्रमित किया गया, जिनमें परिस्थितियां नहीं थी वहां भ्रमित किया। इनेलो भी ऐसा अभियान चला रही है, जो पुराने साथी जो चले गए उनको घर वापसी करवा रही है, तो इस तरह की योजना रहेगी आपकी भी? योजना की बात नहीं है, संगठन की बात है, और पुराने साथियों को लाने के लिए योजना नहीं बनती। किसी तरह विचार जुड़ते हैं और विचार जुड़कर ही साथी आता है। अगर आप किसी की योजना तहत लाओगे तो वो योजना तहत ही नुकसान करके जाएगा, मगर विचारों से जोड़ के लाओगे और विचारों के साथ चलना चाहेगा, पार्टी की नीतियों के साथ चलना चाहेगा तो लंबा चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे उनको लेकर कास्ट लाइन पर कुछ चीजें कही है बीजेपी के मंत्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिस तरह की टिप्पणी भारतीय सेना के कर्नल के विरुद्ध करी है, बड़ी निंदनीय है, और मैं कोर्ट को बेहद कड़े शब्द यूज करने के मैं उनका आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि शायद कटर छाप भी ऐसी बात ना कहे। और हमारे सैनिक, हमारे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे सैनिकों ने बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान का बलिदान देकर हमेशा इस देश को सुरक्षित रखा है। अब भी पिछले पहलगांव की घटना से लेकर अब तक 5 सैनिक अलग अलग घटनाओं में हरियाणा प्रदेश के शहीद हुए। 10वां जवान भारतीय आर्मी का, 13वां जवान भारतीय एयरफोर्स का और 17वां जवान भारतीय नेवी का इस हरियाणा की पावन धरा से आता है। और हम सबको गर्व है कि इस माटी ने जितना बलिदान आजादी से पहले से लेकर आज तक इस देश के लिए दिया है। अगर हमारे सैनिक ऑफिसर्स के लिए या जवानों के लिए कोई इस तरह की टिप्पणी देता है तो निंदनीय है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इंतजार करूंगा कि उस मंत्री को कब वो बर्खास्त करने के उनके संगठन में जेपी नड्डा जी और वो आदेश दें। अगर इस तरह से जो लोग हमारे लिए जी जान लगा देते हैं उनके लिए टिप्पणी बहुत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में मिली सक्सेस को लेकर तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है। देखिए, भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी सभी अधिकारियों को मैं बधाई दूंगा कि उनकी स्ट्रैटेजिक सोच का नतीजा था कि हमने पाकिस्तान के एयरबेसेस, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस और टेररिस्ट जो वहां पर ठिकाने थे उनको टारगेटेड अटैक किया और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले प्रत्येक वार को निरस्त किया। इसके लिए हिंदुस्तान का एक एक राजनीतिक दल शायद एक सुर में खड़ा हुआ और हमारी सरकार ने, कह सकता हूं, जो सपोर्ट दिया और जिस बोल्ड तरीके से हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक्शन लिया वो बधाई के पात्र है कि मात्र 3 दिनों में पाकिस्तान को हमने झुकाने का भी काम किया और सीज फायर के आने के मजबूर किया। मेरा सवाल हमला भी क्या है, लेकिन जिस तरह का मनोबल सेना का था और तमाम देश की एकजुटता सारी पार्टियों ने सरकार को समर्थन किया था, लेकिन अभी तक इस रहस्य से पता नहीं उठा कि आखिर सीज फायर के पीछे क्या कारण है। दूसरी बात, जनता ये चाहती थी कि अब की बार पाकिस्तान से हिसाब बराबर होना चाहिए, ना वो हुआ, ना सीज फायर से पर्दा उठा। क्या मानते हैं आप, क्या चीज? देखिए, ना तो मैं आर्मी का कमांडर हूं या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हूं, तो ये बता दे वहां के हुआ और क्यों वो सीज फायर किया। और दूसरी चीज, सीज फायर होना शायद आपकी और मेरे सबके भले के लिए। अगर हम जंग में रहते हैं तो अर्थव्यवस्था एक देश की नहीं सभी देशों की हिलती है। आज की परिस्थिति में जो हमारा टारगेट था कि जो टेररिस्ट अड्डे हैं उनको तहस नहस करना, वो हमने अचीव किया। उनकी सरकार झुकी है और हमारे सैनिकों के बलिदान से, हौसले से
हिंदुस्तान विजयी हो। एक सर कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं लग रहा है सब कुछ नेता। कब से? कांग्रेस में तो जब से मेरे ख्याल से फूलचंद बुलाना जी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे हैं, उस दिन से लेके आज तक कुछ ठीक नहीं है हरियाणा में। और नेशनली मुझे लगता है जब से नेतृत्व राहुल गांधी का आया है तब से ठीक नहीं है। तो ये कहना आपका कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टिंग है। जो पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो पार्टी जिला अध्यक्ष, जो पार्टी अन्य पद आज तक नहीं अनाउंस कर पाती, वो पार्टी खुद ही ठीक नहीं। थैंक यू। थैंक यू।